तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी मूवी धीरेन्द्र के साथ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, चौमासों का महीना चल रहा था। बारिश की वजह से गांव में सड़क और गड्ढों पर पानी का भरना एक आम बात थी। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं गुर्जरपुर गांव का निवासी था। मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। उन दिनों मेरी 25 दिनों की छुट्टियां हुई थी तो मैं अपने परिवार के साथ शहर में रहता था, लेकिन बाबूजी यहीं गांव में रहा करते थे और मुझे बाबूजी से मिलने की काफ़ी उत्सुकता थी। तो मैं बाबूजी से मिलने के लिए गांव चला आया। उस दिन जब मैं बस से उतरा था तो गांव की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस बस स्टॉप से थोड़ा आगे एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के महज आगे सुनसान जगह में एक मकान भी बना हुआ था जिसके आगे ताला लटका था। गांव के अंदर कचरा इस तरह फैला था जैसे यहाँ की निगरानी नहीं की जाती। जहाँ आज के ज़माने में हर छोटी छोटी जगह पर सड़क बनी होती है, तो यहाँ गड्ढे और पानी के अलावा सिर्फ कच्ची सड़क ही नज़र आती थी। गांव में एक बस स्टॉप भी था और इस बस स्टॉप पर भी कुछ गिनी चुनी बस आती जाती रहती थी। गांव काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। शाम के 3:30 बजे जब मैं गांव में उतरा तो मेरी मुलाकात रामाकांत से हुई। रामाकांत जो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था। हम दोनों बचपन में साथ साथ स्कूल जाते थे, इसलिए मैंने रमाकांत को पहली नज़र में पहचान लिया। हम दोनों गप्पे लड़ाने लगे और बातों ही बातों में मैं रमाकांत से हंसते हुए बोला, यार यहाँ कोई भूत वूत रहता है क्या? गांव देख कितना वीरान हो गया है। मेरी बात सुनकर रमाकांत गंभीरता से बोला, यार पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ हैरत सा हो रहा है। रात में कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। मैंने इतना सुना ही था कि मुझे बाबूजी नजर आ गए और मैं बाबूजी के चरण स्पर्श करके उनके साथ घर चला आया। घर की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। मैंने बाबूजी को बहुत समझाया कि वो हमारे साथ चले और शहर में रहें, लेकिन बाबूजी अपने गांव और इस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। जैसे तैसे शाम हुई और आज का खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था और मैंने बाबूजी को एक साथ बैठकर खाना खिलाने लगा। बाबूजी ने बताया कि हमारा ये गांव अब पहले की तरह नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं तो कुछ लोग गांव को छोड़ने वाले हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो बापूजी ने कहा, रात में किसी आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है। लोग रात 8 बजे के बाद घर के खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं। इतना कहकर बाबूजी उठे और उन्होंने घर के दरवाजों को बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक लंबी दास्तां है जो वो कल बताएंगे। मैं ठहरा एक आर्मी ऑफिसर, तो कहाँ इतनी जल्दी विश्वास करने वाला था। फिर मेरा दिमाग अचानक से चोर और डाकू के डर की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे किसी भी हालत में इस बात को जानना था कि गांव में किसकी दहशत फैली है। और मैं अपने बाबूजी के साथ कमरे में लेट गया। बाबूजी बगल में खटिया पर सोए हुए थे और मैं नीचे खटिया बिछाकर सो रहा था। बार बार मैं बाबूजी को देख रहा था। मैं इस बात का वेट कर रहा था कि कब बाबूजी की आंख लग जाए और उसके बाद मैं बाहर निकलकर बाहर का नज़ारा देख सकूं। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाबूजी अब सो चुके हैं और फिर मैं भी उठा और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो पाया कि घर का आंगन एकदम नॉर्मल था। फिर मैंने मेन दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर मेरी नज़र सामने लक्ष्मण जी के मकान की ओर गई तो उनके घर के सामने कोई था जिसके हाथ में बर्तन जैसी कोई चीज़ थी और वो बार बार हिल रहा था। मैं कुछ और कदम आगे बढ़ने लगा और उस मकान के सामने पहुंच गया तो वो पता नहीं कब लेकिन छूमंतर हो गया। ये देखकर मैं हल्का सा सहम गया। फिर मैं वापस मुड़कर गांव को बड़े ढंग से देखने लगा। सच कहूँ तो वो ऐसा समय था जब मेरे रोंगटे अपने आप ही खड़े हो रहे थे और घबराहट हो रही थी, मगर गांव के बारे में जानने की एक उत्सुकता भी थी। घूमते घूमते मैं एक चबूतरे के पास गया जहाँ पीपल का बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ था। उसके नीचे चटाई बिछी हुई थी और मैं पेड़ के एक कदम पास गया तो मुझे एक आवाज़ आई। इतने में मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उस पीपल से आगे एक मकान था और उस मकान की खिड़की खुली हुई थी। वहाँ पर एक स्त्री लालटेन की रोशनी में अपने कपड़े उतार रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं बस से उतरा था तो उस मकान पर किसी ने ताला लगा कर रखा था। फिर मेरे कान में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे पैर एकदम से थम गए और मैं उस आवाज़ को गौर करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपने वश में करना चाहता है।
तभी मैं उस कमरे की ओर बढ़ा और अचानक ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं एक पल के खातिर हक्का बक्का रह गया। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने अपनी मुंडी घुमाई तो मैंने पाया कि बाबूजी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। बाबूजी मेरे ऊपर भड़क गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वापस से घर की तरफ लेकर जाने लगे। शायद उस समय रात के कुछ 12:30 हो रहे थे। बाबूजी मुझे लेकर जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि गलती मैंने की है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। फिर मैं सो गया। ये रात के 2 बजे की बात होगी। मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा है। इससे पहले कि मैं खड़ा होकर दरवाजे के पास पहुंच पाता तो मैंने देखा कि बाबूजी दरवाजे के पास खड़े थे और उन्होंने मुझे अपनी जगह से हिलना तक मना कर दिया था। तो मैं वैसा का वैसा ही बैठा रहा। मैं बाबूजी को यूं ही देखता रहा। फिर वो खटखटाने की आवाज़ आना भी बंद हो गई। साथ ही ऐसा लग रहा था मानो कोई चूहा गुटगुट की आवाज़ से कुछ काट रहा है। फिर दादाजी ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, अब चुपचाप लेट जाओ, सुबह होने तक कोई सवाल मत पूछना। पता नहीं क्यों लेकिन इस गांव में मुझे घुटन हो रही थी। वो रात बीत गई और जैसे ही सूरज अपनी चमकदार रोशनी के साथ आसमान से निकला तो एक बार फिर गांव में चहल पहल देखने को मिली। सभी टहलते हुए नजर आए। सालों के बाद मैंने इस गांव की एक नई सुबह देखी थी। जैसा पहले था वैसा भी यहाँ कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ बदल गया था। पूरा का पूरा गांव अजीब था और सालों पहले जहाँ बच्चों की शैतानियाँ हुआ करती थी तो वहीं अब गांव किसी शमशान की तरफ बन गया। छोटी मोटी हलचल थी, बाकी सब कुछ वीरान था। बाबूजी को मैंने इस बारे में पूछा तो इस बार भी उन्होंने बताने से मना कर दिया। मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन बाबूजी काम के लिए गांव में मीटिंग में चले गए और मैं पुराने दोस्तों के साथ गांव के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगा। बार बार मेरा ध्यान उस घर की तरफ जा रहा था जहां मुझे कुछ दिखाई दिया था। ताजुब करा देने वाली बात तो ये थी कि अब उस घर पर कोई खिड़की खुली हुई नहीं थी। बीच में ही मैंने दोस्तों में बात छेड़ दी कि क्यों ना आज रात को पार्टी की जाए, लेकिन जैसे मैंने पार्टी का नाम लिया तो उन्होंने एक चुप्पी साध ली, मानो मैंने कुछ गलत कह दिया हो। तभी एक दोस्त बड़ी धीमी आवाज़ में बोला, 10 साल हो गए हैं लेकिन आज तक यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं कर पाया और जिसने करने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बच सका। फिर वो कुछ बताने लगा मगर उससे पहले ही मेरा ध्यान उस खंडर मकान की तरफ चला गया जहाँ कुछ चूहे दिख रहे थे और उसकी बातें मेरे दिमाग से पल भर में ही निकल गई और मैं हामी भरता रहा। यूं ही बात करते करते वक्त बीत गया और फिर मैं वापस से घर के लिए चल दिया। मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वो अपने अपने काम में लग गए। अब शाम से पहले मैं फ्री था। आज मौसम का हाल कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो बारिश होने वाली है। बदलते हुए बारिश के मौसम में मैं मकान से बाहर निकला तो मैंने देखा कि काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल रखा है और ऐसा लग रहा था मानो जल्दी ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बारिश तो दूर की बात थी, कुछ पल के अंदर ही सूरज आसमान से टूट गया और फिर से सूरज दिखाई देने लगा। जैसे ही सूरज ने अपनी रोशनी को उस गांव में बिखेरना बंद कर दिया तो सन्नाटा फिर से छाने लगा। बाबूजी गांव की मीटिंग से अभी तक लौट कर नहीं आए थे तो मुझे चिंता हो रही थी। फिर कुछ देर के बाद दूध वाला भी घर के पास आ गया तो मैं चूल्हे पर दूध गर्म करने बैठ गया। फिर कहीं जाकर बाबूजी घर की ओर आते हुए नजर आए। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि काम के चलते उन्हें मीटिंग में ही रुकना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो बापूजी मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं। बापूजी ने कहा, आज रात हमें अपने घर के दरवाजे को भी बिल्कुल नहीं छूना है। बापूजी ने बताया कि आज रात काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होंगी। ये वो दिन है जब सभी काली शक्तियों ने पहली बार गांव को अपने कब्जे में जमा लिया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसके बाद जैसे रात हुई तो घर के खिड़की दरवाजों को बाबूजी ने कुछ ऐसे बंद कर दिया था मानो आंधी तूफान आने वाला है। मेरे मन में ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थी और मैं सिर्फ बाबूजी का मुंह ताकता रहा। फिर बाबूजी ने कहा, अब लेट जाओ और कल के जैसी बेवकूफ़ी मत करना आज, और सुबह होने से पहले अपनी आंख मत खोलना। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि गांव के अंदर अब कल की तरह खामोशी छा गई है। बाबूजी ने कमरे में लालटेन जला दिया था तो उसकी रोशनी से कुछ कुछ दिख रहा था। आज मेरे मन में ये सब बातें घूम रही थी कि गांव में चल क्या रहा है जिससे लोग घबरा कर गाँव तक छोड़ देते हैं। मुझे इंतज़ार था तो बाबूजी के सोने का, और मैं जानता था कि बाबूजी इतनी जल्दी नहीं सोने वाले। यही सब सोचते सोचते
कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब दोबारा मेरी आंख खुली तो पहली नज़र मैंने फ़ोन पर मारी तो 1:33 हो रहे थे। दरवाज़ा भी आज रात बाबूजी ने बहुत कस के टाइट किया था। दरवाजे के आगे एक लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। फिर मैं किसी तरह उठा और उस दरवाजे को खोलने लगा। अच्छी बात तो ये थी कि देर रात को बाबूजी के पास चाहे कितनी भी आवाज़ हो अपनी नींद से उठते नहीं थे। फ़ायदा उठाकर मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर चारों ओर चूहों से किसी चीज़ को काटने की आवाज़ आ रही थी। अनाज या फिर कोई और चीज़ जिसे वो अपने दांत से काटते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ थी। खैर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं वापस से मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उस पीपल के पेड़ के नीचे गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है वहाँ पर जो रो रहा है। मैं थोड़ा डर गया लेकिन अंदर इतनी हिम्मत भी थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके शरीर पर छाले पड़ रखे थे तो वो रो रहा था। उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और मैं एक आर्मी ऑफिसर था तो इतनी जल्दी घबराया नहीं। और मैं उस बच्चे के पास गया और बोला, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मगर उसने मेरी बात सुनते ही और ज़ोर से रोने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा मानो यहाँ और भी कोई है जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और उनकी आवाज़ से मेरा दिल दहल उठा। जब मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे घुमाया तो मैंने देखा कि भूख और प्यास के मारे कुछ लोग तड़प रहे थे जिनके शरीर पर अजीब से छाले बने थे और उनका शरीर बदबू मार रहा था मानो वो किसी महामारी के मरीज हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और साथ ही घुटन होने लगी। तभी एक रोशनी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये वही मकान था जो मैंने सुबह भी खंडर की तरफ पड़ा देखा था। मैं डर से सहम गया लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाई और उस मकान की तरफ बढ़ा। इतने में उस मकान की खिड़की खुली और उसके अंदर से एक महिला कपड़े खोलते हुए नजर आई। मैंने अपने कदमों को वहीं थाम लिया क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि यह कोई नॉर्मल जगह तो नहीं है जहां लोग तड़प तड़प कर मरने वाले हैं और गांव के लोग अपने अपने कमरे में बंद हैं। अचानक ही मेरे पीछे से आवाज़ आई, बेटा अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उस कमरे के पास मत जाना, वरना तुम भी हमारी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगे। मैंने पीछे घूम कर देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने जिस्म पर कंबल ओढ़ रखे थे और उसके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि वो काफ़ी दुखी है। उसके हाथ में एक बीड़ी चल रही थी तो मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन बाबा उस कमरे के पास ऐसा क्या है जो आप मुझे जाने से रोक रहे हैं? फिर पता नहीं कैसे लेकिन जोरों की मिट्टी उड़ने लगी और उस मिट्टी के उड़ने की वजह से एक पल के खातिर मेरी आंखें बंद हो गई। सब कुछ धुआं धुआं हो गया। फिर जब दोबारा सब शांत हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग मरे पड़े थे जिनके शरीर की खाल गल चुकी थी और उनके चेहरे भी कुचले हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस बीच मैंने उस कमरे की तरफ देखा तो वो औरत खुले कपड़ों के साथ एक हवन कर रही थी जो उस खिड़की से साफ साफ नजर आ रहा था। मैं समझ चुका था कि गांव में कोई चोर डाकू नहीं बल्कि वास्तव में भूत प्रेत हैं। तभी मैं भागा और अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे मैं घर के पास पहुंचा तो बाबूजी अपने हाथ में लकड़ी लिए घर से बाहर निकल गए थे। बाबूजी को घर से बाहर निकलता देख मैं समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं। फिर बाबूजी ने मुझे अंदर बुलाया और मुझे बहुत डांट लगाई। फिर उसके बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाबूजी ने बताया कि 1 दशक पहले हमारे गांव में एक महामारी फैल गई थी और उस महामारी में काफ़ी लोग मारे गए। डॉक्टर लोगों ने काफ़ी इलाज करने की कोशिश की लेकिन सभी के इलाज फेल होने लगे। डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पाए कि सब किस वजह से हो रहा है। फिर गांव के मुखिया को पता चला कि पीपल के पेड़ के पीछे एक मकान है और वहाँ एक डायन अपने तंत्र मंत्र से लोगों को मार रही है। कहते हैं पहले उसके परिवार को भी किसी ने जिंदा जला दिया था और फिर वो महिला डायन बन गई। वो डायन मरकर भी जिंदा है और उसने अपना बदला लेने के लिए गांव की बर्बादी शुरू कर दी है। और उसके साथ ही गांव में धीरे धीरे महामारी फैलने लगी। महामारी का एक कारण था भूख का बढ़ना या फिर चूहों का अधिक मात्रा में होना। गांव में कुछ ऐसी खेती की जाती थी जिसके दौरान चूहों के पैदा होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। महामारी और ऊपर से चूहों के इस आतंक ने गांव को शमशान बनाना शुरू कर दिया। गांव लगभग खाली हो गया था लेकिन कुछ लोग अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके घर के अलावा उनके पास रहने का कोई कारण मौजूद ही नहीं है। दोस्तों जब मैंने ये घटना सुनी तो मैं अंदर तक कांप गया था। उस दिन मेरी जान बचाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का मुखिया था
जो 10 साल पहले इस महामारी का शिकार बनकर उस टाइम की वजह से मर गया था। दूसरे दिन किसी तरह बाबूजी को समझाकर मैं उन्हें घर ले गया और अब धीरे धीरे वो गांव खाली हो गया है। गांव में होने वाली मीटिंग बंद हो गई और अब गांव को पुनः स्थापित करने का फैसला भी कैंसिल हो गया। और उस दिन के बाद मुझे करीब 10 दिन तक तेज बुखार रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और अब मैं अपने बाबूजी के साथ शहर में ही रहता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र, बाय एंड टेक केयर।